तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो कंजंक्शन पर डाले हैं, काफ़ी सहज तरीके से मैंने उसमें समझाया है, तो आप पहले उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। कंजंक्शन की डेफिनेशन बताई है, किस तरीके से ये जुड़ता है, किसके साथ कैसा प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। आज हम चलेंगे द सेम। आज हम पढ़ेंगे द सेम के बाद दैट अथवा एज का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलते हैं आगे देखते हैं। द सेम के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट रूप से दिया हुआ हो, जबकि एज का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब स्पष्ट क्लियर रूप से नहीं दी गई हो। देखिए, दैट द सेम के साथ दैट का यूज़ भी होता है, एज का यूज़ भी होता है। यहाँ पर देखते हैं, द सेम के साथ दैट का यूज़ भी हो रहा है, एज का यूज़ भी हो रहा है। लेकिन कब दैट का प्रयोग कब होगा? जब यहाँ पर वर्ब हो, वर्ब दी गई हो। एज का प्रयोग कब होगा? जब यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ जाए, मतलब वर्ब नहीं हो। देखते हैं, अपने चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज द सेम पेन एज वॉज लेइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द सेम पेन। अब यहाँ पर द सेम ये है। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए, ये वर्ब दी है, ये लेइंग क्या है? ये वर्ब है, मतलब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये एज का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। क्या यूज़ होगा? यहाँ पर दैट का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ गई ना। वर्ब में ही तो आईएनजी लगता है। ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में वॉज वर्ब के साथ क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब। अब इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज द सेम पेन एज वॉज लेइंग ऑन द टेबल। यह ऐसा ही पेन, वही पेन है जो मेज पर पड़ा हुआ है। यह वही पेन है जो मेज पर रखा हुआ है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या लगाना है? हमको दैट लगाना है, क्योंकि वर्ब आ गई है। आगे देखते हैं। दिस इज सेम बुक एज दे वांटेड। यह वही बुक है जो उन्हें चाहिए थी। दे मतलब वे, क्या उन्हें चाहिए थी। तो दिस इज द सेम बुक। अब यहाँ पर देखिए, वांट क्या है? वर्ब है, तो वर्ब आ गया। तो यहाँ पर एज का प्रयोग ना होके दैट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, इस वजह से ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस सही है। नीचे देखिए, दिस इज द सेम बुक दैट दे वांटेड। तो यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर दैट का यूज हो गया। सेम सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, दिस इज द सेम पेन दैट माइन। अब यहाँ पर देखिए, ये माइन क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये माइन क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। मी, आई का मी और माइन ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर एज का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। सी सेम गर्ल हु हेल्प्ड देम। यहाँ पर देखिए, वर्ब आ गई, इस वजह से यहाँ पर हु का यूज ना होके, हु क्या है? हु प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु का प्रयोग ना होके यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। द सेम के साथ, याद रखिए, द सेम के साथ दैट का प्रयोग होगा। आप यू ऐसे याद रख सकते हैं कि दा में क्या आया? टी आया। दैट में क्या आया? टी आया। तो आप याद रखिए कि द सेम के साथ दैट का यूज तब होगा जब वर्ब उसके साथ हुई। हेल्प्ड क्या है? वर्ब है। अब नीचे देखिए, दिस इज द सेम बुक विच वॉज मिसिंग। ये वही किताब है जो गुम गई थी। ये वही चीज़ है। द सेम का मीनिंग क्या होगा? ये वही है, कि वही बुक है जो गुम गई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये विच लगा है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि अगर यहाँ पर वर्ब आई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जब भी वर्ब आ गई तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। इस वजह से ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस सही है। आगे चलते हैं। ध्यान दें, द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु विच
का प्रयोग नहीं किया जाता। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु है, बिच है, हुम है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब ये भी दो सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये भी कनेक्टर के रूप में भी यूज होते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अगर द सेम आ भी गया तो रिलेटिव प्रोनाउन ये नहीं आएंगे, हु, बिच, हुम नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट। सच एज, सच, दैट का यूज पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। मुकेश इज नॉट सच अ गुड ऑरेटर एज वी एक्सपेक्टेड। मुकेश उतने अच्छे वक्ता नहीं हैं जितने हमें उम्मीद थी। उतना, जितना। सच एज, सच दैट, मीनिंग क्या होगा? उतना, जितना। मुकेश इज नॉट सच अ गुड ऑरेटर एज वी एक्सपेक्टेड। मुकेश उतने अच्छे वक्ता नहीं हैं जितने हमने उम्मीद की थी। तो यहाँ पर देखिए, सच के साथ क्या यूज़ हुआ है? एज का यूज़ हुआ है। सेंटेंस सही है, मतलब सच का यूज ऐसे होता, उतना, जितना। रोशन एलिमेंट वॉज नॉट सच एज टू कीम अस एंजाइटी। रोशन की बीमारी ऐसी नहीं थी कि हमें चिंता हो। तो वैसी नहीं थी। सी इज नॉट सच आ फूल एज टू बिलीव दैट। वह इतनी मूर्ख नहीं है कि वह बिलीव कर ले। वह इतनी मूर्ख नहीं है एज टू बिलीव दैट, कि वह उस पर विश्वास कर ले। यहाँ पर देखिए, सच के बाद दैट का प्रयोग होता है जब कारण तथा रिजल्ट हो। मतलब सच के साथ दैट का यूज हम तब करेंगे जब कोई रिजल्ट बताया जाए या फिर रीजन बताया जाए। कॉज मतलब कारण बताया जाए, रिजल्ट परिणाम बताया जाए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सच वाला क्लॉज में कारण और दैट वाले क्लॉज में परिणाम। मतलब कारण और परिणाम का संबंध हो। दो क्लॉज, दो सेंटेंस हो जिसमें एक में क्या हो? कारण हो, दूसरे में क्या हो? उसका परिणाम हो। पुनः देखिए, यदि सच के बाद वर्ब हो तो सच के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आगे देखिए, सच वाला क्लॉज कारण ये हो गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सच वॉज हर बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक हर। तो यहाँ पर देखिए, सच के साथ दैट का यूज हुआ है। क्यों? इसके बाद क्या आई है? वर्ब आई है। तो सच वाले क्लॉज में कारण तथा दैट वाले क्लॉज में परिणाम होता है। सच के बाद वर्ब हो तो सच के बाद ये वर्ब है, बिहेवियर क्या है? वर्ब है, तो दैट का यूज होगा। आगे देखते हैं। देयर वॉज सच अ नॉइस इन द मीटिंग दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ। उस यहाँ पर देखते हैं, सच प्लस नाउन प्लस एज का अर्थ होता है ऐसा, जैसा, जो। ऐसा, जैसा क्या होगा? सच होगा। सच के बाद क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल भी हो सकता है, एडजेक्टिव। आर्टिकल और एडजेक्टिव, डिटरमिनर, मतलब ये क्या है? डिटरमिनर है। तो अगर नाउन आती है तो नाउन के साथ डिटरमिनर आता है। तो सच के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? एज आएगा। यहाँ पर देखते हैं, सच दैट का अर्थ होता है ऐसा कि। हर बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीबडी फेल्ट हर्ट। उनका व्यवहार ऐसा है कि हर कोई आहत करता है, मतलब हर कोई को दुखी करता है। हर बिहेवियर ऐसा है कि हर किसी को क्या करता है? आहत करता है। पाठगण इस तरह के वाक्यों का अर्थ है, मीनिंग पर भी ध्यान दे। मीनिंग क्या होता है? ऐसा है जैसा कि, जिससे कि, जैसा कि, या जो। उनका व्यवहार ऐसा है जो हर कोई को आहत करता है। आगे देखते हैं। बिकॉज एज, सिंस, कंजंक्शन ऑफ रीजन के बाद सो, देयरफॉर या दस का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है? बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो जब भी हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया,
तो इसलिए का प्रयोग हम करते हैं, हिंदी में करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसलिए के लिए कौन कौन से होते हैं? सो मतलब इसलिए होता है, देयरफॉर मतलब इसलिए होता है, दस मतलब इस कारण से होता है, इस प्रकार से होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? बिकॉज के साथ इनका यूज कर देते हैं, या फिर सेंटेंस जो आते हैं तो हमको लगते हैं ये सही है क्योंकि सो का मतलब इसलिए हो रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। एरर में ये क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उनके साथ क्या लगा दिया जाएगा? सो लगा दिया जाएगा, देयरफॉर लगा दिया जाएगा, दस लगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, बिकॉज दे केम लेट, देयरफॉर दे डिड नॉट सी द PM, क्योंकि वो लेट हो गए थे इसलिए PM, दे डिड नॉट सी, उन्होंने PM को नहीं देखा। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर क्या हमको लग रहा है कि सही है, क्योंकि इसलिए तो सही लग रहा है ना हिंदी करने पर, जबकि यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। सही सेंटेंस क्या होगा? बिकॉज दे केम लेट, दे डिड नॉट सी PM। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर सिर्फ कॉमा लग सकता है, जबकि सो देयरफॉर दस का यूज नहीं होगा। इनका मीनिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बिकॉज, क्योंकि और सो मतलब इसलिए, तो इस ये समझते हैं हम कि ये सेंटेंस सही है। ये 4 ऑप्शन में आपको पूछे जाएंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। अब यहाँ पर देखिए, बिकॉज ही अब्यूज्ड हर सो ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि उसने उसको गाली दी इसलिए उसने उसको पनिश किया। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए के मीनिंग में यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज ही अब्यूज्ड हर ही वॉज पनिश्ड। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही होगा। नीचे देखते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो दस देयरफॉर, इन तीनों का यूज यहाँ पर नहीं होगा। ही फेल्ड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए। आगे देखते हैं, तो सेंटेंस हमारा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ना तो सो आएगा ना देयरफॉर आएगा, तो ये वाला रॉन्ग, ये वाला राइट। आगे देखते हैं, एज सी इज इल। अब यहाँ पर एज का यूज है, क्योंकि वह बीमार था, सो सी विल नॉट अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड नहीं कर पाया। जबकि सेंटेंस सही क्या होगा? यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? एज सी इज इल सी विल नॉट अटेंड द क्लास, क्योंकि वह बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा, भले ही सो इसलिए, सो देयरफॉर दस इसलिए इस प्रकार से मीनिंग देते हैं, लेकिन सेंटेंस में एज के साथ, बिकॉज के साथ इनका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज और एज का मीनिंग होता है क्योंकि। तो हमको लगता है क्योंकि और इसलिए एक साथ आते हैं कनेक्ट करने पर, जबकि इनका यूज़ नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे देखिए, वॉट, whom, who, whom, which, whose आदि इंट्रोगेटिव वर्ड हैं तथा when, why, where, how long, how for, how much आदि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब के पहले, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, इंट्रोगेटिव या रिलेटिव रिलेट करती हैं ये एडवर्ब के पहले किसी कंजंक्शन दैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता। देखिए ये भी कनेक्टर की तरह यूज होती हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं ये, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ इनका यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कंजंक्शन दैट, एज, टू, इन तीनों में से किसी का यूज नहीं होगा। रमेश आस्क्ड मी दैट हु ही वॉज, तो यहाँ पर देखिए ये हुआ आया, तो इसके साथ ये दैट क्यों लगेगा? जब एक कनेक्टर ही बन के हु लगा हुआ है तो दैट क्यों लगेगा? क्योंकि दैट भी एक कंजंक्शन है, जबकि हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब एक ही पर्याप्त है, दो नहीं, दोनों ही कनेक्ट करते हैं। दैट भी करता है, हु भी करता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जहाँ पर ये आ गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, वी डोंट नो, रमेश आस्क्ड मी, रमेश ने मुझ, इसका हिंदी मीनिंग और बता देते हैं आपको, क्योंकि
कंजंक्शन को समझने के लिए आपको हिंदी करनी ज़रूरी है। रमेश आस्क्ड मी, रमेश ने पूछा मुझसे, दैट नहीं, केवल हु बस आएगा, हु ही वॉज, कि वह कौन था। यहाँ पर देखिए, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। दैट, अब यहाँ पर देखिए, वेयर सुमन लिव्ड, सुमन कहाँ रहती है, तो यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा, वी डोंट नो वेयर सुमन लिव्ड, हम नहीं जानते कि सुमन कहाँ रहती है। वी डोंट नो द टाइम व्हेन शी विल कम, हम नहीं जानते कि वो कब आएंगे। वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन। यहाँ पर देखिए, इनके साथ दैट का यूज़ नहीं होगा, दैट का यूज़ भी नहीं होगा, एज का यूज़ भी नहीं होगा, टू का यूज़ भी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे मीनिंग रहती है जो आपको समझनी रहती, छोटे छोटे फॉल्ट रहते हैं सेंटेंस में। ये 4 ऑप्शन में आपको दे दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर ये देखिए दैट लगा के दे दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक कनेक्टर लगा है तो दैट का यूज़ क्यों होगा। यहाँ पर जब वेयर लगा है तो दैट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं ये सेंटेंस, वी डोंट नो व्हेन शी विल कम, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही है। वी डोंट नो व्हेन, एक ही कनेक्टर लगा है, हाँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस राइट है। आगे देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, शी इज़ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर एंड नहीं आएगा, क्या आएगा, हु इज़ माई स्टूडेंट, वह एक अच्छी लड़की है जो, यहाँ पर हु का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो, क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ है, तो वह अच्छी लड़की है जो मेरी स्टूडेंट है। शी इज़ गुड गर्ल हु इज़ माई स्टूडेंट, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखते हैं, डाउट, डाउटफुल के बाद वेदर, इफ तथा दैट का प्रयोग किया जाता है। डाउट या डाउटफुल, इसका मतलब संदेह होता है। संदेह वाले सेंटेंस में क्या होता है, वेदर, इफ तथा दैट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, आगे देखते हैं। यदि वाक्य में अफर्मेटिव हो तो इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा, अफर्मेटिव हो तो इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा, परंतु यदि वाक्य इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हो तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं आगे, अफर्मेटिव के साथ इफ और वेदर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ दैट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, वी आर नॉट, यहाँ पर देखिए ये नॉट लगा, नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए। तो यहाँ पर वी आर नॉट डाउटफुल दैट ही विल अटेंड द क्लास टुडे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर दैट का यूज सही हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। वी आर नॉट डाउटफुल, मतलब हमें कोई संदेह नहीं है कि वह आज क्लास अटेंड करेगी। आगे देखते हैं, डू यू, अब यह क्या हो गया, यह क्या हुआ, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसे, ये देखिए क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से अगर कभी कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर डू सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डू लगी। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई क्योंकि सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो ये है यू, इसके पहले क्या लगी, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी इसका साइन है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा, तो ये दैट लगा है, सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए, डू यू डाउट इफ ही विल कम, अब यहाँ पर देखिए इफ, ये दो सेंटेंस है। डू यू डाउट, क्या आपको डाउट है, ही विल कम टुडे, वह आएगी, वह आज आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये इफ़ कनेक्टर लगा हुआ है, जबकि इफ़ कनेक्टर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दैट सही होगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है।
यहाँ पर आगे देखते हैं, द बैंक मैनेजर वॉज डाउटफुल दैट सम ऑफ क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन लाइब्रेरी। यहाँ पर लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत हो गई है। द बैंक मैनेजर को यह संदेह था कि उसके कुछ क्लर्क हिज ऑफिस उसके ऑफिस में वर इन्वॉल्व थे, काय में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आया कि हमको क्या करना है। यहाँ पर इफ और वेदर का यूज़ कब करना है, जब सेंटेंस में नेगेटिव और एक बार फिर देखिए इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ क्या लगाना है, हमको दैट लगाना है। आफर्मेटिव के साथ केवल आफर्मेटिव। आफर्मेटिव मतलब सिंपल वाक्य, जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यह आफर्मेटिव नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, लेकिन क्या वह जाता है, यह क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। क्या वह नहीं जाता, वह नहीं जाता, यह क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ऐसे सेंटेंस में हमको दैट का यूज़ करना है। वह जाता है, मैं आता हूँ, ये क्या हुआ, आफर्मेटिव सेंटेंस। इनके साथ हम इफ और वेदर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, एज एंड लाइक। एज के साथ सामान्यतः नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक का प्रयोग होता है। एक होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, कर्ता कारक मतलब सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इनको भी मैं समझाऊंगी। जैसे कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। माय क्या है, पजेसिव केस है। तो यहाँ पर जो आगे लगता है ये है सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये पीछे लगता है यह है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही क्या है, सब्जेक्टिव केस। हर क्या है, अगर ये ही पीछे आएगा तो वह हर के रूप में आएगा और वह होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई डोंट एज के साथ सामान्यतः नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक का प्रयोग होता है, जबकि लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक का प्रयोग होता है। देखिए, एज के साथ क्या, कर्ता कारक, लाइक के साथ क्या, ऑब्जेक्टिव केस, एज के साथ सब्जेक्टिव केस, लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर देखिए, आई डोंट हर लव अ स्टूडेंट एज हर। तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर एज की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर एज की जगह लाइक आना चाहिए। तो ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव मतलब पीछे आने वाला। जैसे कि ये क्या है, पीछे आने वाला ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके साथ क्या लगेगा, लाइक लगेगा। जबकि यहाँ पर देखिए, हर रन्स एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगना चाहिए, एज के साथ नॉमिनेटिव कर्ता कारक और लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यहाँ पर क्या लगना चाहिए, लाइक लगना चाहिए। इस वजह से ये गलत है। अब ही रन्स एज फास्ट एज आई। यहाँ पर अब देखिए, ये केवल आई, यहाँ पर हमेशा पीछे ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या आना था, मी आना था, मी। लेकिन केवल डिग्री में ऐसा होता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस भी सही माना जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हर यहाँ पर आया, सी का क्या आया, हर आया। आई का क्या आना था, मी आना था ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये डिग्री है, क्योंकि एज कंपेयर हो रहा, ही रन एज फास्ट एज आई। वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना मैं, जितना ये कंपेयर। ही रन एज फास्ट एज मी। तो ये गलत होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमको सब्जेक्टिव केस के साथ क्या लगा रहा है, एज लगा रहा है। आगे देखते हैं, पुनः देखिए, ही रन फास्ट लाइक मी।
ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस के साथ क्या आना चाहिए था, लाइक आना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या आना चाहिए था, सब्जेक्टिव केस के साथ। यहाँ पर ही रन एज फास्ट एज आई, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस के साथ क्या आया, आई आया। यहाँ पर देखिए ही हेल्प्स अ मैन एज मी, ये सेंटेंस गलत है। नीचे देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या आना चाहिए, लाइक आना चाहिए था। ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। आप सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव से केस समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब्जेक्टिव केस के साथ हमको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस के साथ हमको एज लगाना है, जबकि इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी है, इसके साथ हमको क्या लगाना है, लाइक लगाना है। ही रन एज फास्ट एज लाइक मी, वह इतना ही तेज दौड़ता है जितना कि मैं। ही हेल्प्स अ मैन एज मी, वह वैसे ही मदद करता है लोगों की जैसे कि मैं। तो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है। आगे देखते हैं, वह मेरे जैसे ही व्यक्तियों की मदद करता है। ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू। अब यहाँ सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के साथ क्या लगा, आई के साथ क्या लगा है, एज लगा है, तो ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, ये अब यहाँ पर देखिए, पाठकगण इस तरह के वाक्यों में अर्थ अवश्य ध्यान दें, अन्यथा गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको इसका ट्रांसलेशन करते, उसका सेंटेंस का भाव समझते आना चाहिए। आज हमारा ये सेंटेंस का टॉपिक ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं, इस बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। ये क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंड का, बट का, बोथ का, एंड दो का, ऑल्दो का, नो सूनर का, हार्डली, स्कार्सली का, ये सारे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, तो उनको आप जाकर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप मेरे इसी चैनल पर हिंदी वाले वीडियो डले हुए हैं। हिंदी ग्रामर को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। समास को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, जिससे आपके 99% क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे। उसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बताई है। तो आपके सब्जेक्ट में अगर हिंदी है, आपके सिलेबस में हिंदी है, तो आप मेरे हिंदी वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इंग्लिश के भी मैंने बहुत से वीडियो डाले।